Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Maruf Exam Crack। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 2 हिस्ट्री क्लास 10 से बाबू राइज ऑफ गांधी एंड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये वाला स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर। कल मैंने किया था, एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, बहरहाल ड्यू टू सम टेक्निकल इशू आई एम नॉट एबल टू जस्ट कंप्लीट माई वीडियो because I recorded the whole video and at the end I saw that my audio has not been recorded inside that video because of the mic that I'm just wearing right now beneath my collar. Alright, the charge has been gone and I'm not able to just, I recorded the video but without audio. So without audio the video is totally an, wastage of time, to be honest. But rather than that, I thought why not I just really make video. I can make video yesterday as well, but I really don't have the time for that. So that's why today I'm just really making the video again for you guys. तो इसलिए मैं फिर से ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। चैप्टर 10 क्लास 10 का है, सॉरी चैप्टर 2 क्लास 10 हिस्ट्री द राइज ऑफ गांधी एंड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। इसमें की पॉइंट क्या है कि किस तरीके से गांधी जी बने, गांधी जी और महात्मा बने। उसके बाद नॉन वायलेशन मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडियन नेशनल आर्मी एंड इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। सो कुल मिला के यहाँ पे 2, 4, 6, 7 टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स है इस चैप्टर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमें पता है इस चैप्टर में आखिरकार क्या क्या चीज़ें हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है द राइज ऑफ गांधी, ये मैंने ऑलरेडी क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से गांधी जी फादर ऑफ नेशन बने, ठीक है। तो गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो फाइटिंग और वायलेंस में विश्वास नहीं करते थे। वो हमेशा साइलेंट रह के काम करते थे और वो हमेशा शांति प्रिय लोग थे। शांति प्रिय लोग का मतलब क्या हुआ? ही डोंट लाइक वायलेंस, पीसफुलनेस ही लव इट। सो जो इस पीसफुलनेस, जिस मेथड को वो यूज़ करते थे, उसे कहा जाता है सत्याग्रह। और सत्याग्रह का स्पेसिफिक जो वर्ड का मीनिंग है, सत्य मतलब सच, ग्रह का मतलब आसन, आसन का मतलब हंगर स्ट्राइक, और यूँ कह लो कि कोई इंसान सच्चाई के राह पे चलने वाला, उसे कहते हैं सत्याग्रह, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये शब्द जो सत्याग्रह है, ये कहाँ पहले यूज हुआ था? 1915 में साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनके साथ जो ब्रिटिशर्स करते थे रेसिज्म, उसके खिलाफ गांधी जी ने एक मुहिम उठाया था जिसको नाम दिया था उन्होंने सत्याग्रह। तो वहाँ से 1915 से लेकर हमारे भारत तक ये चीज़ें पहुँचे। गांधी जी ने यहाँ पे भी सत्याग्रह किया। उनमें से सबसे पहला है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में शुरू किया गया, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? बिहार में है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। वहाँ पे इंडिगो खेती को लेकर ब्रिटिशर्स फार्मर को जोर जबरदस्ती करवाते थे। इंडिगो जो कि एक डाई है, कलर है, कल्टीवेशन। तो उसमें होता था 3 काठिया सिस्टम, मतलब कि ये एक लैंड हो गया पीस, जहाँ में 1 काठिया मतलब एक हिस्सा लैंड का, 2 हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। ये एक हिस्सा में ही सिर्फ फार्मर अपने मन मर्जी के खेती बाड़ी कर सकते थे, लेकिन बाकी दोनों हिस्सा में उनको किसी भी हालत में इंडिगो का क्या होगा, इंडिगो का कल्टीवेशन करना अनिवार्य था, करना ही होता था। तो ये एक तरीके से जुल्म था फार्मरों के ऊपर में, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स उनको जोर जबरदस्ती ये काम करवा रहे थे जो उस समय के वेदर के हिसाब से सही नहीं था। अब मौसम है चावल का, अगर तुम्हें कोई प्रेशराइज करे, नहीं तुमको आटा ही उगाना होगा, तो तुम्हारा नुकसान होगा कि नफ़ा होगा? नफ़ा का मतलब प्रॉफिट होगा, ऑफ कोर्स नुकसान होगा। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स को फार्मर की नुकसान से कोई मतलब नहीं था, उनको मतलब था उनका प्रॉफिट किस तरीके से हो, वो कैसे आगे बढ़े। तो इस चीज़ को लेकर मुद्दा उठाया था हमारे बापू ने, जो है महात्मा गांधी जी ने। कब उठाया था? 1917 में। वो चंपारण उन्होंने सत्याग्रह किया और उनको उसमें बहुत बड़ी सक्सेस मिली, और इसी तरीके से उन्होंने पहला सत्याग्रह आंदोलन
ख़त्म किया और स्टार्ट भी किया। उसके बाद गांधी जी ने शुरू किया खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा एक जगह है, कहाँ पे है, वो है गुजरात में। तो गुजरात में क्या हुआ था कि कुछ लोगों के अंदर जो फार्मर और किसान थे, उन्होंने उनके ऊपर टैक्स था कि अगर तुम 100% में से तुम्हें 30% ब्रिटिशर्स को एज ए टैक्स देना होगा, खेती का या फिर आमदनी का। तो उस समय क्या था, उस साल वहाँ पे फेमाइन नहीं कह सकते, मौसम वेदर ठीक नहीं था खेती बाड़ी के लिए। जितने भी खेती बाड़ी वो लोग करते थे वो सब क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। खेती बाड़ी इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रही थी। इस वजह से उन्होंने कहा फार्मर ने कि वो लोग टैक्स नहीं दे पाएंगे, अगर देंगे भी तो 10% देंगे, 30% इस साल वो नहीं दे पाएंगे। बहरहाल ब्रिटिशर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी खेती बाड़ी हो या ना हो, उनको तो चाहिए था जो उन्होंने मांगा, उनको पूरा टैक्स चाहिए था। तो ये भी एक तरीके से एट्रोसिटी था, किसके ऊपर जुल्म था, किसके ऊपर, फार्मर के ऊपर में ब्रिटिशर के तरफ से। तो इस बात को देखते हुए गांधी जी आगे बढ़े। 1918 में उन्होंने दूसरा सत्याग्रह किया जिसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि गुजरात में हुआ था, और इसमें भी उन्होंने काफी अच्छी तरीके से जीत हासिल की। फिर 1918 में फिर से गांधी जी को दूसरा स्ट्राइक करने का मौका मिला, जो कि हुआ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, इसमें गांधी जी ने एक असली काम किया कि पहली बार गांधी जी इसमें हंगर स्ट्राइक में बैठे थे। हंगर स्ट्राइक, फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक में गांधी जी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में बैठे थे, जिससे उन्होंने, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या हुआ था कि एक मिल था जहां पे जो मालिक थे और जो वर्कर थे उनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा था। तो मालिक लोग उनका जो वेजेस है, मतलब कि उनका जो मूल, मतलब कि सैलरी कह लो एक तरीके से, वेजेस को लेकिन हम सैलरी नहीं कह सकते। वेजेस होता है 15,000 से नीचे जिन्हें पैसा मिलता है, 15,000 से नीचे जिन्हें पैसा मिलता है उसे कहते हैं वेजेस, और 15,000 से ऊपर जिसे मिलता है पैसा उसे बोलते हैं सैलरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये याद रखिएगा। 15,000 के नीचे जितना भी अमाउंट दिया जाता है उसे कहते हैं वेजेस, आमदनी। ठीक है, और 15 दिहाड़ी कहते हैं, हिंदी में उसे दिहाड़ी कहते हैं, और 15,000 के ऊपर जिसको भी मिलता है उसे कहते हैं सैलरी। अब लेबर्स लॉ आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। बहरहाल इसमें शायद चेंजेस भी कुछ हुए हैं, लेकिन मैंने पहले यही पढ़ा था, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ और आप लोग खुद से इंटरनेट में चेक कर सकते हैं। तो बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, बस ऐसे जानकारी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बहरहाल ये है कि दोनों के बीच में जब डिस्प्यूट हुआ, गांधी जी ने देखा कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, तो गांधी जी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के वर्कर के साथ खड़ा हुए, वो उनके साथ गए, उन्होंने भी आंदोलन किया, और उन्होंने क्या किया, अनशन पे वो बैठ गए। जैसे अभी लद्दाख के हैं ना, का नाम क्या था, हाँ, तो जो लद्दाख के, अरे यार जुंगसुंग कुछ नाम था ना उनका, वो जो बैठे थे सरकार को मनाने के लिए। उनके लिए भी बहुत दुख लगता है, देखो यार एक अच्छा आदमी है, उसको कोई सुनने वाला है नहीं, ठीक है, लेकिन क्या बताएं हम, जो हकीकत है, लेकिन हम पढ़ने बैठे तो हम पढ़ते हैं। बहरहाल जो टेक्स्ट बुक्स में हो, हकीकत में ऐसा हो ज़रूरी नहीं, ठीक है, तो किसी को हम कुछ कह नहीं सकते। तो बहरहाल ये है कि गांधी जी अनशन में बैठे, मतलब कि हंगर स्ट्राइक में, और उन्होंने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। बाद में दोनों मालिक और जो उस मिल में काम करते थे, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग से ये झगड़ा ख़त्म हो गया और वो लोग एक अच्छे एग्रीमेंट में पहुंच गए। उसके बाद जो है वो है हमारा रॉलेट्स एक्ट। रॉलेट्स एक्ट कब शुरू हुआ? 1919 में। तो इसे रॉलेट एक्ट किस लिए कहा जाता था? क्योंकि इसमें बिना किसी वारंट के पुलिस किसी को भी उठा के ले जाती थी। समझ में आ गया? इसीलिए इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता था। ठीक है, उनके इंस्टीट्यूशंस पे या फिर उनके
थिंकिंग के ऊपर। अगर कोई आदमी रास्ते में चल रहा हो, ठीक है, समझ लो कि तुम हो, ये तुम हो, ठीक है, और तुम रास्ते में चल रहे हो और एक पुलिस आदमी है या फिर कोई भी ऐसे आम आदमी है, उसको तुम पे संदेह हो रहा है, ठीक है, ही इज डाउटिंग यू कि तुम कौन हो सकते हो। तो इसी डाउट के वजह से वो पुलिस को कॉल कर देगा या फिर बुला देगा और पुलिस आएगी, तुमको पकड़ के जेल ले जाएगी। अब तुम पुलिस को ये नहीं पूछ पाओगे कि भैया हमको काहे जेल में डाल दिए। इसे कहते हैं रोल अटैक, ठीक है। तुम्हारे राइट्स के अगेंस्ट में है कि तुम सवाल नहीं कर सकते कि तुम्हें किस लिए अरेस्ट किया है, ठीक है। तो इसको भी गांधी जी ने अपोज किया, हड़ताल किया। यहाँ पे लिखा है, देखियो, नेशन वाइड हड़ताल। उन्होंने स्ट्राइक किया, आस्किंग पीपल टू स्टॉप ऑल वर्क फॉर ए डे इन प्रोटेस्ट। उन्होंने कहा था कि यह हमारा मौलिक अधिकार है और सारे नेशन वाइड लोगों को कहा था कि आप जितने भी काम काज करते हो एक दिन के लिए सब छोड़ दो। जैसे कि हम कहते हैं ना, अभी चक्का बंद है पूरा देश में, ठीक है, व्हील स्ट्राइक, मिल स्ट्राइक, ये सब कहते हैं ना हम लोग, चक्का बंद है पूरा, रोड स्ट्राइक, तो रेलवे स्ट्राइक। तो ऐसा ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में जितने भी लोग कर्मचारी हो चाहे कोई भी हो, काम करना छोड़ दो। बहरहाल ये भी उनका सक्सेस हुआ, रॉलेट एक्ट को वापस लेना पड़ा गांधी जी के वजह से, ठीक है। अब जालियांवाला बाग मैसेकर हमने हर किसी ने, हमें पता है कि कितना बड़ा ये इंसिडेंट था, जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर, पंजाब, ऑन 13 अप्रैल 1919 को। एक बड़ा सा क्राउड प्रोटेस्ट के लिए, और मेला था वहाँ पे जालियांवाला बाग में। क्या था? मेला आयोजन किया गया था। उस मेला में वो लोग आंदोलन भी, प्रोटेस्ट करने के लिए भी गए थे लोग, ताकि ब्रिटिशर्स को बताएं कि उनके डिसीजन से वो लोग सहमत नहीं है। लेकिन उद्देश्य कोई वायलेंस नहीं था। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब जमा हुए थे, और वहाँ का एक कौन था? जनरल डायर। जनरल डायर वहाँ का क्या था? चीफ था, हेड था। तो उसने पुलिसों को ऑर्डर दिया कि दरवाजा बंद करो और सबके सबको गोली से भून दो। तो बहरहाल इस चीज में बहुत बड़ा हादसा हुआ, हजारों के तादाद में लोग मारे गए, 100 से 300 से 400 लोग, उससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा लोग घायल हो गए, ठीक है। तो ये बहुत एक दुखद घटना हुई कि बिना किसी वजह से अपने संदेह के ऊपर इस जनरल डायर ने लोगों को निहत्ता कर दिया। एक निहत्या लोगों को उसने क्या किया? गोली से मार दिया। तो सोचो किस तरीके से जुल्म करते थे ये लोग। तो बाद में गांधी जी ने भी इसके अगेंस्ट में क्या किया? अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, इन दिस ट्रेजिक इवेंट शॉक द होल नेशन एंड filled the Indians with anger against the British rule। तो इसने क्या किया कि ब्रिटिशर्स के अंदर, ब्रिटिशर्स के लिए लोगों के अंदर नफरत को और बढ़ावा दिया। It became one of the biggest turning points that pushed more and more people to join the freedom struggle under Gandhi's leadership। और इसी चीज ने एक तरीके से गांधी जी को ये एडवांटेज दे दिया कि लोगों ने देखा कि गांधी जी हमारे हित में लड़ाई कर रहे हैं, तो लोगों का सपोर्ट गांधी जी को और ज्यादा मिलने लगा। उसके बाद हम आते हैं असली चीज में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में। अब सबसे पहली बात यह है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब से कब तक हुआ? 1920 से लेकर 1922। और छोड़ा छोड़ी इवेंट की वजह से गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन को मूवमेंट को उठा लिया था, फिर से वापस बुला लिया था। बहरहाल उसमें हम बाद में जाएंगे। तो रॉलेट्स एक्ट के बाद, जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद, गांधी जी ने डिसाइड करते हैं कि हम कोऑपरेट करना, ब्रिटिश को कोऑपरेट करना छोड़ देंगे। कैसे छोड़ेंगे? कि हम लोग ब्रिटिश का ऑर्डर नहीं मानेंगे, उनके स्कूलों में हम बच्चे नहीं भेजेंगे, वो कहेंगे ये, हम करेंगे वो। होता है ना, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मतलब है यू आर नो लॉन्गर गोइंग टू कॉर्पोरेट विद द गवर्नमेंट, एंड इफ यू डोंट कॉर्पोरेट विद द गवर्नमेंट, व्हाट माइट बी द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट वन? इट्स सिंपल, द गवर्नमेंट विल बिकम पावरलेस। ऑलराइट, अगर तुम किसी के साथ कॉर्पोरेट नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली दैट automatically the opposed person will become powerless, वो कुछ नहीं कर पाएगा।
अब बहरहाल एक ऐसा है कि तुम बच्चे अगर मेरे बात सुनते हो तो मैं तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हो। अगर तुम लोग मेरे बात को सुनना ही बंद कर दो तो मेरा हालत क्या होगा सोचो। तो यही कोऑपरेशन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, गांधी जी ने कहा, किसी भी तरीके से। और लोगों को दिखाएंगे, पूरे वर्ल्ड में दिखाएंगे कि ब्रिटिशर्स जो हमारे साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। समझ में आ गया। तो किसने लॉन्च किया था? गांधी जी ने। कब लॉन्च किया था? 1920 में। और कब तक चला? 2 साल, 1922 तक। तो खलीफा, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खलीफात मूवमेंट के साथ गांधी जी ने एडॉप्ट किया, किस लिए? कि हिंदू एंड मुस्लिम को उन्होंने एक साथ लाने की कोशिश की। बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। तो खलीफात मूवमेंट क्या था? अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा, व्हाट डू यू मीन बाय खलीफा। खलीफा का मतलब होता है किंग से बड़ा। एक खलीफा के अंडर में थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किंग काम करते हैं। खलीफा का मतलब होता है द रिलीजियस्टिक पर्सन who is ruling over the Sharia, all right, and who is the right man who follows the Prophet sallallahu alaihi wasallam, at the same time the companions of Prophet sallallahu alaihi wasallam, may peace be upon him. समझ में आ गया? खलीफा कौन होते हैं? खलीफातुल मुस्लिमीन कहा जाता है। सारे मुसलमान इस दुनिया के जो उनके खिलाफत के अंदर है उनको खलीफा कहा जाता है। और उन्हीं लोगों में से खलीफा चूज करते हैं किसको कहाँ का किंग बनाया जाए। समझ में आ गया? सो इफ यू रियली कंपेयर किंग विद द खलीफा, देन किंग इज ए वेरी वेरी स्मॉल पोस्ट considering to the post of खलीफा। एग्जाम्पल, उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान बिन रदी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान रदी अल्लाह, आली हजरत आली रदी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो लोग कौन थे? खलीफातुल मुस्लिमीन। तो सेम ऑटोमन एम्पायर के खलीफात के साथ बदसलूकी करने के वजह से इंडियन मुस्लिम उनके ऊपर भड़के हुए थे, ब्रिटिशर्स के ऊपर। ट्रीटमेंट ऑफ द ऑटोमन खलीफा, देयर रिलीजियस लीडर। देखा, रिलीजियस लीडर मैंने कह दिया, खलीफा, ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इस चीज को देख के गांधी जी ने मुसलमानों के सपोर्ट में आके हिंदुस्तान में खड़े हुए, मुसलमानों के सपोर्ट में। उन्होंने भी कहा, क्यों मुसलमान के खलीफा को तुम बेइज्जत करोगे, उनके साथ बुरा सलूक करोगे। तो इसी के साथ उन्होंने क्या किया, हिंदू एंड मुस्लिम को एक साथ ला लिया एक जगह पे, जो कि आगे चल के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा हिस्सा निभाता है। व्हाट डिड पीपल डू इन दिस मूवमेंट? लोग क्या करते थे इस मूवमेंट में? जैसे कि मैंने कहा था, ब्रिटिश टाइटल को, हॉनर्स को उन्होंने छोड़ दिया। अवार्ड गिवन टू देम बाय द गवर्नमेंट, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस, जॉइन नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टेड। लोकल इंस्टीट्यूट को उन्होंने ज्वाइन किया, गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिया। लॉयर स्टॉप प्रैक्टिसिंग इन ब्रिटिश रन कोर्ट, लॉयर्स ने ब्रिटिश रन कोर्ट में प्रैक्टिस करना भी छोड़ दिया। पीपल बॉयकॉट, रिफ्यूज टू बाय और यूज फॉरेन क्लोथ्स एंड अदर फॉरेन गुड्स, लोगों ने फॉरेन गुड्स को खरीदना बेचना छोड़ दिया। स्वदेशी कपड़ा अपनाना शुरू किया। खादी कपड़े का लॉन्च, खादी कपड़े लोग ज्यादा पहनना शुरू किया जो कि स्वदेशी है। गवर्नमेंट जॉब्स, इलेक्शन तो काउंसिल वेयर बॉयकॉटेड, लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी और सरकारी जो इलेक्शन होते थे, इलेक्शन, उन्होंने उसमें भी पार्टिसिपेट करना लोगों ने छोड़ दिया था। तो ये था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का सही तरीका और सही क्रम से जानने का। अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था वो 1922 में एक हादसे के तहत गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया। बिकॉज गांधी जी क्या थे? ही वॉज ए पीस लवर, नॉट ए वायलेशन लवर। ऑलराइट, सो उनको वायलेंस पसंद नहीं था। ही डिस्ग्रेस्ड वायलेंस। तो छोड़ा इंसिडेंट ये था कि फरवरी 1922 में एक पुलिस थाना जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उसे कहा था छोरी छोरा पुलिस थाना जिसे हम कह सकते हैं, उसको लोगों ने क्या कर दिया, लड़ाई करके लोकल लोगों ने उस पुलिस थाने को आग से झुलसा दिया, जला दिया, जिस वजह से काफी लोग मारे गए, पुलिसमैन मारे गए। और गांधी जी डीपली इस वजह से दुखित हुए और उन्होंने कहा कि आई एम विड्रॉइंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। बहरहाल जितना भी वो विड्रॉ कर ले, उसके बावजूद भी
लोग अपने से नीचे नीचे उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट करते रहे। ठीक है, बिकॉज आखिरकार नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ने एक ऐसा पहल शुरू कर दिया था हमारे देश में जिससे कि लोगों के अंदर आग भड़क गई थी कि हम ब्रिटिशर्स को अपने देश से भगा के ही छोड़ेंगे। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है यह है सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट 1930 से लेकर 1934 तक चला। कितना साल? 4 साल। अब सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट क्या है? सिविल डिसोबीडिएंट, पहले समझो कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का मतलब ये है कि सिविलियन जो है, जो हम सिविलियन है, हम भारत के सिविलियन है, वी आर द सिविलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, डिसओबिंग अनजस्टिस लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट। अब कुछ कुछ लॉज हैं जो उस समय ब्रिटिशर्स बनाते थे, बोलते कि ये लॉ तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन बहरहाल ये लॉ उस समय के लोगों के लिए अच्छा नहीं होता था। तो लोगों ने सोचा कि हम इसका अगेंस्ट में बात करेंगे। जो लॉज ब्रिटिशर्स बना रहे हैं, हमारे लिए बना रहे हैं, वो हमारे हित में नहीं है। तो उस लॉज को नहीं मानने का जो चीज है, नहीं मानेंगे, इस चीज को कहा जाता था सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, टू ब्रेक स्पेसिफिक ब्रिटिश लॉज इन पीसफुल मैनर। और कुछ कुछ ब्रिटिश कानून जो थे उनको तोड़ने के लिए जो कोशिशें वायलेंटली साइलेंटली लिया गया गांधी जी के सहारे, उसे कहा जाता था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। और लोगों को ये दिखाने के लिए कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं किस तरीके से गलत कानून बनाते हैं और लोगों के ऊपर शासन करते हैं। तो उनमें से एक था द दांडी मार्च, सॉल्ट मार्च। ये हमने पढ़ा भी है, हमको पता भी है। तो साबरमती आश्रम से गांधी जी ने शुरू किया जर्नी और कितने किलोमीटर चले? 385 किलोमीटर। कहाँ तक चले? दांडी तक। ठीक है, तो साबरमती गुजरात से उन्होंने दांडी विलेज तक सफर किया। उनके साथ हजारों लोग उस सफर में शामिल हुए। उनको करीब करीब कितना महीना लगा? वो मार्च में निकले थे और अप्रैल 6 में जाके उन्होंने उस जगह में, वो दांडी में जाके पहुंच गए। 500 का नोट आप देखना, 500 रुपीस में, उसमें स्पष्ट आपको गांधी जी देखेंगे कि वो लोग वो सॉल्ट मार्च कर रहे हैं, डंडी मार्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, उस फोटो में आप देख सकते हैं। यू कैन सी द फोटो ऑफ गांधी जी डूइंग द सॉल्ट मार्च, और यू कैन से द डंडी मार्च इन द बैक साइड ऑफ द 500 बक्स, मीन्स 500 रुपये के नोट के पीछे। उस चित्र को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं और सराहना कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 महीना करीब करीब उनको लगा। वो चले थे साबरमती से और दांडी तक पहुंचे। किस लिए? सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। अब सॉल्ट लॉ क्या था? एक कॉमन चीज है जो हर घर में जरूरियत है। तो ब्रिटिशर्स ने उस सॉल्ट के ऊपर टैक्स को ज्यादा बढ़ा दिया, जिस वजह से लोगों को तकलीफातों से गुजरना पड़ा, लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता। तो गांधी जी ने चुपचाप सॉल्ट मार्च शुरू किया। उन्होंने बोला, मैं ब्रिटिशर्स के इस तरीके से दाम बढ़ाने और टैक्स बढ़ाने की वजह से मैं ये आंदोलन करता हूँ कि आई विल डू दांडी मार्च। मैं पैदल चलूंगा। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती से दांडी तक। तो सारे दुनिया ने इस चीज को देखा और गांधी जी ने दांडी में जाके अपने हाथ से ब्रेक किया सॉल्ट लॉ को। फिर लोगों ने टोटली इस चीज को अपनाया और लोगों ने अपना खुद का प्राइवेट, without permission of the government, the British government, people started to make their own salt farms and sell it in the market without taking any prior license from the British itself. तो लोगों के अंदर जो डर था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ब्रिटिशर्स हमको ऐसा करेंगे, सॉल्ट मार्च के बाद ये डर भी लोगों के अंदर से खत्म हो गया। समझ में आ गया? अब स्प्रेड ऑफ मूवमेंट जो मैंने बताया, करोड़ों लोग, हजारों लोगों के अंदर गांधी जी हिमसेल्फ, वो खुद ही दाखिल हो गए थे। गांधी जी को लोगों ने एक मसीहा मानना शुरू कर दिया और गांधी जी को अरेस्ट भी ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा किया इस वजह से। फिर शुरू होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड गांधी आयरन पैक्ट। तो गांधी आयरन पैक्ट 1931 में हुआ था। ठीक है, वो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जहां पे गांधी जी ने कुछ
शर्तें रखे थे आयरविन के पास, जो कि लॉर्ड आयरविन कहा जाता था, वाइसरॉय थे। तो आयरविन ने उस चीज को माना, गांधी जी ने नहीं माना। गांधी जी ने ये बोला, आयरविन ने ये बोला। एट द एंड ये जो आयरविन पैक है, disobedient movement, and in the return government agreed to release the political person. Gandhi then attended the second round table conference in London 1931 to represent the Indian National Congress. However, as talk did not lead to satisfactory result, the movement started again and continued in phases until it finally ended in 1934. तो पहले राउंड टेबल में उन्होंने कुछ शर्तें रखे, कुछ माने गए, कुछ नहीं माने गए। पहला जैसे कि शर्त था कि हमारे जो पॉलिटिशियन जिनको आप लोगों ने अरेस्ट किया उनको छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो आयरविन ने छोड़ भी दिया होगा। और फिर उन्होंने कुछ और शर्तें रखे, आयरविन ने नहीं माना। लेकिन जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी आए लंदन 1931 में, तो गांधी जी ने जो शर्तें रखे थे उनके ऊपर आयरविन जी जो थे वो सहमत नहीं थे, जिस वजह से एट द एंड ये डील हो नहीं पाई और जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो चलता ही रहा। और वो और 2 साल चला, 3 साल चला। चलने के बाद 1934 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज फाइनली एंडेड। उसके बाद शुरू होता है हमारा द मोस्ट आइकॉनिक स्टार ऑफ द चैप्टर, द क्विट इंडिया मूवमेंट। उसमें क्या हुआ था, 1942 में स्टार्ट हुआ था क्रिप्स मिशन के तहत, जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहते थे कि क्या चाहते थे, फॉर द वॉर एफर्ट, ठीक है, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब ब्रिटिशर्स बहुत प्रॉब्लम में थे, ठीक है। तो वो चाहते थे कि इंडियन उनको सपोर्ट करे, इंडियन लोग। तो उन्होंने क्रिप्स मिशन को भेजा कि हम तुमको क्या देंगे, डोमिनेशन स्टेटस दे देंगे तुम्हारे जब ये वार खत्म हो जाएगा। डोमिनियन स्टेटस ऑफर्ड इंडियन डोमिनियन स्टेटस ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड। तो उससे पहले तुम हमारी मदद करो, क्रिप्स मिशन में ये लिखा था। लेकिन गांधी जी, कांग्रेस जो थे, जो गांधी जी उस समय कांग्रेस में ही थे, उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, बाद में दूंगा, अभी दूंगा नहीं। हम तुम्हारा मदद तभी करेंगे जब तुम हमें कॉम्प्लीटली इंडिपेंडेंट दे दोगे, और ये बाद में नहीं, अभी दो। ये लेटर वेटर नहीं चलेगा, बाद में नहीं चलेगा, बाद में करके बाद में देते ही नहीं हो, ठीक है। तो ये था। तो बाद में गांधी जी ने, मैंने जैसे पहले कहा था, उन्होंने इसी में कहा था डू और डाई, करो या मरो। 8 अगस्त 1942 गांधी जी हैज लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई। इस वजह से पूरा देश के लोग भड़क गए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और उन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला क्विट इंडिया, हमारा देश छोड़ भागो गोरे, ठीक है। जिस वजह से गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया था, ठीक है, उन्हें जेल में भी जाना पड़ा। और लोगों ने इस मौका का फायदा उठा के पैरेलल गवर्नमेंट भी बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि समझ लो पैरेलल गवर्नमेंट, ये पूरा एक इलाका है, ठीक है, हुजाई का समझ लो, या फिर कोई भी जगह का। उस इलाके में जितने भी लोग थे उन्होंने खुद का गवर्नमेंट बना लिया, उस इलाके के कुछ लोग खुद का गवर्नमेंट बना लिया, ठीक है। तो ऐसा करके लोगों ने अपना पैरेलल गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दिया, बिना किसी इलेक्शन, बिना, क्योंकि लोगों को आज़ादी चाहिए थी। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट इतना ज़्यादा सफल हुआ कि आखिरकार एट द एंड क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को हमारा देश छोड़ के जाना ही पड़ा। उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंडियन नेशनल आर्मी INA, आज़ाद हिंद फोर्स। ये शुरू किया था किसने, सुभाष चंद्र बोस, जो कि चुपके से कहाँ गए थे, इंडिया से जर्मनी गए थे। उन्होंने हिटलर के साथ मुलाकात की, उसके बाद वो फिर जापान आए। जापान में उन्होंने कुछ दिन बिताया, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, escape from India and travel to Germany and then to Japan, control South East Asia, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल। जापान में आए, वहां से उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल करना शुरू किया। फॉर्मेशन एंड एम ऑफ द INA, किस तरीके से ये बना, ये याद रखना। आजाद हिंद फोर्स जो इंडियन नेशनल आर्मी है, इसको बनाया तो था किसने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन इसका मेन ऑर्गेनाइजर, मेन हेड थे रास बिहारी बोस। कौन थे, रास बिहारी बोस। यही थे जो इस पूरे चीज के मास्टरमाइंड थे। ये भी उसी वक्त जब लाला लाजपत राय इन सब को पकड़ा जा रहा था, जेल में डाला, तब वो इंडिया से चले गए थे जापान। वहाँ पे जाके वो वहीं पे सेटल हो गए एज ए जापानीज। और वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया
इंडिया को कैसे इंडिपेंडेंट दिलाया जाए। फिर शुरू हुआ, उन्होंने अपने अंडर में इन्फ्लुएंस किया किसको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के हाथ में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का जो कमांड है उसको उन्होंने दे दिया। इन 1943 सुभाष चंद्र बोस टुक ओवर द लीडरशिप। उन्होंने 1943 में लीडरशिप को अपने हाथ में लिया, किससे, राज बिहारी बोस से, और गेव इट न्यू स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, एक नया डायरेक्शन दिया। फ्रॉम ए प्रोविजनल गवर्नमेंट, उन्होंने इसको एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बनाया, और फ्री इंडिया, किस तरीके से देश को आज़ाद करे, कॉल आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट याद रखना, विथ एम ऑफ फ्रीइंग इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म स्ट्रगल। गांधी जी क्या करते थे, नॉन वायलेंस से उन्होंने आज़ादी हासिल करने की कोशिश की, और सुभाष चंद्र बोस ने आर्म मतलब कि आर्मी की सहायता से देश को आज़ाद करने की कोशिश की, विद द हेल्प ऑफ जापान एज वेल। ऑलराइट, फेमस स्लोगन जो हमारे सुभाष चंद्र जी ने दिया था, नेताजी सुभाष, क्या दिया था, जय हिंद, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये डायलॉग उन्होंने इसी वक्त दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जापान जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार जाता है, जिस वजह से ये जो INA है, इंडियन नेशनल आर्म फोर्स, वो भी हार जाती है। कहाँ पे, ब्रिटिश ट्रूपर इन द रीजन ऑफ इम्फल एंड कोहिमा। मतलब कि कोहिमा कहाँ है, नागालैंड, और इम्फल क्या है, आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, व्हिच इम्फल इज द कैपिटल ऑफ व्हाट। ऑलराइट, तो इम्फल एंड कोहिमा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ब्रिटिशर्स ने INA को पकड़ लिया, और उनमें से कई लोगों को उन्होंने डिफीट भी किया और उनको कैदी भी बना दिया। ठीक है, और उनको कहाँ पे रखा, द ट्रायल्स के लिए रेड फोर्ट इन दिल्ली में उन्हें रखा। और जब इस चीज़ का न्यूज़ पूरे देश में फैल गया कि ऐसा ऐसा हुआ है सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, तो लोग उसके अगेंस्ट में भड़क गए कि क्यों कर रहे हो उनके साथ। जब पब्लिक भड़कता है भाई, सरकार कुछ नहीं कर पाती। दिस पब्लिक सपोर्ट पुट ह्यूज प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन hastening इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस वजह से लोगों के अंदर और विद्रोह जो है, गुस्सा जो है बढ़ गया था, और जिस वजह से और भी जल्दी लोगों को इंडिपेंडेंट के और आग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। समझ में आ गया। तो ये था इंडियन नेशनल आर्म फोर्स का कहानी। उसके बाद जो एक्ट हुआ है वो है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947। इसके बाद हमें पूरी आज़ादी मिल गई थी। आफ्टर ईयर ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रगल, पूरा कंटिन्यूअस सैक्रिफाइस एंड प्रेशर फ्रॉम द फ्रीडम मूवमेंट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट फाइनली पास द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ जुलाई 1947। ठीक है, brought British rule in India, which has lasted for almost 200 years, to an end. ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 में, जुलाई 1947 में जब आया, उससे 200 साल का ब्रिटिश शासन हमारे देश से ख़त्म हो गया। और इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट क्या है, क्या क्या चीज़ हमें इंडिपेंडेंस एक्ट में मिलता है। इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इंडिपेंडेंट डोमिनियन मतलब कि आज़ाद इंडिया, आज़ाद पाकिस्तान फ्रॉम 15 अगस्त 1947 हो चुका था। इट एंडेड ब्रिटिश कंट्रोल पैरामाउंसी, मतलब कि ब्रिटिश कंट्रोल टोटली जो क्वीन के अंडर में था, टोटली ये ख़त्म हो चुका गया था। अब इंडिया बन गया था एक सेल्फ मेड सॉवरेन नेशन। ठीक है, इट एंडेड द टाइटल एम्पायर ऑफ इंडिया हेल्ड बाय द ब्रिटिश किंग। टाइटल जो था अंडर द क्वीन एलिजाबेथ, द इंडिया रूल्स लाइक, ये भी ख़त्म टाइटल। इट प्रोवाइड फॉर द पार्टीशन डिवीजन ऑफ बंगाल एंड पंजाब बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन का भी कारण यही है। It officially marked the end of the British colonial rule and the British of independent India. इसी के साथ the colonial rule British का जो था वो समाप्त हो गया था और इंडिया एक आज़ाद देश हो चुका था। In this way, the long and difficult freedom struggle led by Mahatma Gandhi and supported by the countless brave Indians, including the Subhash Chandra Bose and the soldier of INA, finally succeed in winning India her
इंडिपेंडेंस। समझ में आ गया? तो यही था पूरा चैप्टर आप लोगों का। होप यू रियली लाइक इट। अब हम चलते हैं कुछ MCQ। सो दीज आर द MCQs जो आप लोग पढ़ सकते हैं, पोस्ट करके आप देख सकते हैं, और इसका जवाब मुझे आप प्लीज़ क्लासरूम में हो या फिर यूट्यूब में हो या फिर व्हाट्सएप में हो, यू कैन गिव मी आंसर। ठीक है, एक बार पोस्ट कीजिएगा और इन क्वेश्चंस को देखिएगा और ये क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कीजिएगा और ट्राई टू गिव मी द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन। I know you can do it, guys, because you have the potential. Just push it a little bit more. You can do it. By the will of Allah, you can achieve your dreams without any problem. So these are the questions, all right? पूरे 20 questions है MCQ। आप लोग इन questions के go through कीजिए और इनका आंसर दीजिए, और at the end आपको यहाँ पे आंसर की भी मिल जाएगा। तो by this saying, I hope you really like this video. If you really like, do subscribe, do like, do shares, and do comment in the comment section and share with your friends. Hope you really like this video. See you in another video. Bye bye. Have a nice day. Assalamu alaikum.